हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आपका एग्ज़ाम 1 दिसंबर को होना है सीटेट का, चाहे आपका फर्स्ट पेपर हो चाहे आपका सेकंड पेपर हो। बस ये है कि एक शिफ्ट आपकी सुबह होनी है और एक शाम को होनी है। अब हम आज अपनी क्लास करने वाले हैं एसएसटी की, यानी कि सामाजिक विज्ञान की, जिसमें कई सारे लोग परेशान रहते हैं कि हमें अच्छे क्वेश्चन नहीं कराए जाते हैं या फिर अच्छी क्लासें नहीं मिलती हैं। लेकिन अब आपको यहाँ पर नियमित एसएसटी की एक से एक बेहतरीन क्लासें मिलने वाली हैं। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि अगर आपको सीटेट पास करना है तो आपको एक जगह से नियमित रूप से एसएसटी पढ़नी पड़ेगी। यहाँ पर हम बात करने वाले अपनी लगातार आपके जो पिछले 8 से 10 साल से क्वेश्चन पूछे गए हैं और कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम वो क्वेश्चन यहाँ पर कर रहे हैं। एक क्लास आपकी हो चुकी है, अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देख लीजिएगा। आज यहाँ पर आपकी है दूसरी क्लास। तो चलिए आज हम लोग अपनी दूसरी क्लास शुरू करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको पढ़िए और इसका आंसर कीजिए। क्या है ये क्वेश्चन? लिखा है, वन अधिकार कानून 2006 अपने शीर्षक में कौन सी श्रेणी के अधिकारों को स्वीकार करता है? तो सभी लोग इसका आंसर कीजिएगा कि वन अधिकार कानून जो 2006 बना है, ये अपने शीर्षक में कौन सी श्रेणी के अधिकारों को स्वीकार करता है? पहला लिखा है अनुसूचित जनजातियाँ, दूसरा ऑप्शन है अनुसूचित जातियाँ, तीसरा ऑप्शन है आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, जबकि यहाँ पर चौथा ऑप्शन है अति पिछड़ी जातियाँ। तो यहाँ पर जो आपका आंसर जो रहने वाला है वह है ऑप्शन नंबर 1 अनुसूचित जनजातियाँ। जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 कर लिया उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इसको पढ़िए और इसका आंसर कीजिए सभी लोग। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है कि 1997 में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने विशाखा निर्देश की रचना महिलाओं को डॉट डॉट यौन पीड़न से बचाने के लिए की। गाड़ियों में, कार्यस्थलों में, वैवाहिक संबंधों में या फिर सड़कों पर। तो आपको बताना है ये जो विशाखा निर्देश की रचना की गई थी महिलाओं को डॉट डॉट यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए। जैसा कि हमको पता है कि आजकल जो महिलाएं हैं वो हर जगह यानी कि हर क्षेत्र में कार्य कर रही हैं, चाहे आपका वो कोई कारखाना हो, फैक्ट्री हो, ऑफिस हो, दफ्तर हो, हर जगह है। तो महिलाओं को कार्य स्थलों पर यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए इसकी रचना की गई थी, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसमें आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका भी आंसर आप लोगों ने कर लिया होगा, क्योंकि ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इसको पढ़िए और इसका आंसर कीजिए। क्या सही हो जाएगा? क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है? आपको बताना है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारियों में नहीं आता है? पहला ऑप्शन है पटवारी। तो आपको पता है पटवारी गांव से ही संबंधित होता है, यानी कि ग्रामीण अधिकारियों से संबंधित माना जाएगा इसको। दूसरा लिखा है नगर निगम वार्ड काउंसिलर। तो नगर निगम और गांव का कोई मतलब नहीं होता, नगर निगम अलग होता है और ग्रामीण अलग होते हैं, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। बाकी अगर देखें तो भूमि रिकॉर्ड अधिकारी, ये लोग भी गांव में ही होते हैं, गांव की जो ज़मीन होती है, खेत होते हैं, उनका रिकॉर्ड अपने पास रखते हैं। और लेखपाल जो होता है वो भी आपका ग्रामीण से संबंधित होता है। जो पहले पटवारी था वही अब लेखपाल बोला जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 और 4 एक ही है। तो हम कह सकते हैं इसमें जो अलग है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नगर निगम वार्ड काउंसिलर। तो यही इसका सही आंसर है, ये ग्रामीण प्रशासन से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे दिया गया है द्वितीयक स्रोत का उदाहरण है। आपको बताना है इन चारों में से ऐसा कौन सा वह ऑप्शन है जो कि द्वितीयक स्रोत का उदाहरण है? पहला ऑप्शन है भारत का संविधान, जबकि दूसरा ऑप्शन है जनगणना रिपोर्ट 2011, तीसरा ऑप्शन है जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण रिकॉर्ड, जबकि चौथा ऑप्शन है हमारे अतीत कक्षा 6 के लिए एनसीईआरटी की इतिहास की पाठ्य पुस्तक। तो आपको यहाँ पर बताना है द्वितीयक स्रोत का उदाहरण इनमें से कौन सा रहने वाला है इन चारों में से। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था और बहुत लोगों ने इसको गलत किया था। इसका सही आंसर था आपका ऑप्शन नंबर 4। क्या था? ऑप्शन नंबर 4 था यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर सबकी बात करें, भारतीय संविधान जैसा लिखा है वैसा ही है। जनगणना रिपोर्ट जो 2011 की थी, इसमें कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। जब भी हम पढ़ेंगे वही चीज़ हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। जन्म एवं मृत्यु के जो पंजीकरण रिकॉर्ड हैं वो भी आपके हमेशा वही रहते हैं जो एक बार बन जाते हैं। लेकिन जो हमारी इतिहास है कक्षा 6 एनसीईआरटी की इतिहास की जो पाठ्य पुस्तक है, उसमें हम जब भी पढ़ते हैं तो हमें कुछ हमेशा नया नया पढ़ने को मिलता रहता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये द्वितीयक स्रोत माना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इसको पढ़िए और आंसर कीजिए। लिखा है निम्नलिखित में से कौन भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? आपको बताना है इन चारों में से वह कौन है जो भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है? क्या विधानसभा के सदस्य करते हैं, संसद के सदस्य, केंद्र सरकार या फिर अटॉर्नी जनरल?
तो हमें वैसे तो अगर देखा जाए तो राज्यपाल की जो नियुक्त करता है वो करता है राष्ट्रपति, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में राष्ट्रपति नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति जो संबंधित होता है वह होता है केंद्र सरकार से संबंधित। इसीलिए हम कह सकते हैं इसमें ऑप्शन नंबर जो आपका 3 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, जो कि संबंधित होता है केंद्र से, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है, केंद्र सरकार। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 6। इसको पढ़िए और इसका आंसर कीजिए क्या रहने वाला है। लिखा है भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ अवस्थित है। क्या पूछा गया है? मैत्री जो है आपका शोध संस्थान या कहाँ पर अवस्थित है? क्या ऑस्ट्रेलिया में है, अंटार्कटिका में है, यूरोप में है या फिर एशिया में है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और सीटेट के अलावा भी अन्य के एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता है, तो आपको इसको पता होना चाहिए। ये जो क्वेश्चन, इसका सही आंसर आपका है अंटार्कटिका, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हमें पता है कि मैत्री कहाँ पर है, अंटार्कटिका में। यहाँ पर 2 हैं, एक मैत्री और एक गंगोत्री शोध संस्थान, 2 हैं भारत के अंटार्कटिका में। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इसको पढ़िए और इसका आंसर कीजिए सभी लोग। क्या हो जाएगा? ये है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन भ्रंशोत पर्वत है? आपको ये बताना है इनमें से ऐसा कौन सा पर्वत है जो कि ब्लॉक माउंटेन है। फटाफट सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंशोत पर्वत है, आपका ये बताना है। तो अगर आपको पता होगा पर्वतों के बारे में तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको पता होगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपका अपलेशियन पर्वत है यही आपका ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण रहने वाला है। बाकी हिमालय, यूराल और वास्चेस जो ये पर्वत हैं ये सब ब्लॉक पर्वत के उदाहरण नहीं है, जबकि जो आपका अपलेशियन पर्वत है ये आपका ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है यहाँ पर। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने। इसको पढ़िए और इसका आंसर कीजिए क्या सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड वायुमंडल के किस परत में आने पर जल जाते हैं? तो फटाफट सभी लोग आंसर करेंगे कि जो अंतरिक्ष से उल्कापिंड प्रवेश करते हैं वायुमंडल की कौन सी परत में आने पर जल जाते हैं? मध्यमंडल, बाह्यमंडल, बहिर्मंडल या फिर समताप मंडल? तो क्वेश्चन नंबर 8 का सभी लोग आंसर करेंगे। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा मध्यमंडल। क्या होगा? मध्यमंडल में आने पर जो उल्कापिंड है अंतरिक्ष से आते हैं वो जल जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या होगा? मध्यमंडल। तो आप लोग बताइएगा कि ओजोन परत है वो किस मंडल में पाई जाती है? अगर आपको पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इन चारों में से। और जो मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं वह किस मंडल में होती हैं? जो मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, वर्षा होना, आंधी तूफान आना, ये सभी क्षोभ मंडल में होती हैं। और जो आपकी ओजोन परत है वो समताप मंडल में पाई जाती है। ये आपको पता होना चाहिए, कई बार क्वेश्चन बन चुके हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। पढ़िए और आंसर कीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन लिखा निम्नलिखित में से कौन सा कथन खनिज के संदर्भ में सही नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सा सही नहीं है, यानी कि 3 सही है, एक गलत होगा, आपको गलत इसमें छांटना है। लिखा ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं, ये बिल्कुल सही है आपका, क्योंकि हमें पता है ये प्राकृतिक रूप से ही हमें मिलते हैं। दूसरा लिखा इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है, ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन है ये विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में निर्मित होते हैं, ये भी आपका सही है। जबकि चौथा ऑप्शन है सभी खनिज अधात्विक होते हैं, ये आपका गलत है, क्योंकि कुछ खनिज धात्विक होते हैं और कुछ अधात्विक होते हैं, सभी अधात्विक नहीं होते हैं। इसीलिए इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा, क्योंकि इसमें गलत पूछा गया था। तो आपका जो गलत है वो है ऑप्शन नंबर 4। जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर 4 किया उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसको पढ़िए और इसका आंसर कीजिए। लिखा है ब्राज़ील के कंपोस्ट और वेनेजुएला के लानोस उदाहरण हैं। पहला ऑप्शन है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के, दूसरा ऑप्शन है टुंड्रा प्रकार की वनस्पति के, जबकि तीसरा ऑप्शन है उष्ण कटिबंधीय घास स्थल के, जबकि चौथा ऑप्शन है भूमध्य सागरीय वनस्पति के। तो आंसर करना था आपको ब्राज़ील के कंपोज और वेनेजुएला के लानोस किसके उदाहरण हैं। तो अगर आप लोगों ने घास के मैदान पढ़े हैं तो आपको पता होगा इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर आपका हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय घास स्थल के। क्या हो जाएगा? उष्ण कटिबंधीय घास स्थल, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पर ये कंपोस्ट और लानोस जो हैं ये किसके उदाहरण हैं? उष्णकटिबंधीय घास मैदान के। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि कंपोस्ट कहाँ पर है? ब्राज़ील में है, और लानोस कहाँ पर है? वेनेजुएला में। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। लिखा है भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा गया है?
इनमें से आपको पढ़ना है किस क्षेत्र को भारत का छोटा तिब्बत कहा जाता है। क्या लद्दाख है, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम या फिर हिमाचल प्रदेश है। तो हमें पता है छोटा तिब्बत के नाम से लद्दाख को बुलाया जाता है। किसको बुलाया जाता है? लद्दाख को बुलाया जाता है छोटा तिब्बत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसको पढ़िए और इसका आंसर कर लीजिए सभी लोग, क्या सही रहने वाला है। ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है, आपको बताना है ये जो 4 ऑप्शन है इनमें से किससे जुड़ा है ऋतु प्रवास। पहला ऑप्शन है लोगों के आवागमन से, जबकि दूसरा ऑप्शन है घरों की पास पास बसावट से, जबकि तीसरा ऑप्शन है एक छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम आहत है, या फिर ऐसे स्थान जहां बस्तियां विकसित होती हैं। तो ऋतु प्रवास जो जुड़ा है वो किससे जुड़ा हुआ है? आसान क्वेश्चन था और आप लोगों का हो गया होगा। ये जुड़ा होता है लोगों के आवागमन से। किससे जुड़ा होता है? आवागमन से जुड़ा होता है ऋतु प्रवास। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन लिखा है भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए डी.के. बासु निर्देश क्या हैं? डी.के. बासु निर्देश के बारे में पूछा गया है कि क्या हैं, जो कि भारतीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिए गए थे। पहला ऑप्शन है यहाँ पर कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए निर्देश, जबकि दूसरा ऑप्शन है बच्चों के हानिकारक रोजगारों से बचाव के लिए निर्देश, जबकि तीसरा ऑप्शन है घरेलू हिंसा से महिलाओं के बचाव के लिए निर्देश। चौथा ऑप्शन है गिरफ्तारी, नज़रबंदी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं से जुड़े निर्देश। तो अगर हम डी.के. बसु निर्देश की बात करें तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। यह संबंधित है गिरफ्तारी, नज़रबंदी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं से जुड़े निर्देश से। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में कई बार यह पूछा भी जा चुका है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इसको पढ़िए और आंसर कीजिए। लिखा गया है जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोस्टा रिका उपागम किसे कहा जाता है? आपको बताना है जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोस्टा रिका उपागम किसे कहा गया है। पहला ऑप्शन है स्वास्थ्य और सुरक्षा पर एक समान खर्च करना, जबकि दूसरा ऑप्शन है सुरक्षा बजट पर स्वास्थ्य बजट से ज़्यादा खर्च करना, जबकि तीसरा ऑप्शन है सैन्य बल न रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर ज़्यादा खर्च किया जा सके। चौथा ऑप्शन है सेना के जवानों के स्वास्थ्य पर ज़्यादा खर्च करना। तो बताइए इन चारों में से कोस्टा रिका किससे संबंधित रहने वाला है आपका? क्वेश्चन नंबर 14 के लिए सभी लोग आंसर करेंगे एक बार। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि कोस्टा रिका से संबंधित है? तो अगर हम यहाँ पर बात करें कोस्टा रिका की तो ये संबंधित है सैन्य बल न रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर ज़्यादा खर्च किया जा सके, यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इसको पढ़िए और आंसर कीजिए एक बार। क्वेश्चन लिखा है कि भारत के दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है क्योंकि? आपको बताना है कि जो भारत के दक्षिणी भाग हैं उनमें शरद ऋतु में वर्षा क्यों होती है। पहला ऑप्शन है पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं। दूसरा ऑप्शन है पवन अरब सागर से बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं। तीसरा ऑप्शन है पवन बंगाल की खाड़ी से अरब सागर की ओर बहती हैं, या फिर पवन स्थल भागों से लौटकर अरब सागर की ओर बहती हैं। तो आप लोग बताइएगा इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। अगर हम बात करें कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है, इसका जो कारण होता है वह होता है कि पवन जो होती हैं स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं, इसीलिए इन भागों में जो ये जो दक्षिणी भाग है यहाँ पर वर्षा होती है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 16 इसको पढ़िए और इसका आंसर कीजिए एक बार, क्या हो जाएगा आपका। क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन अफ्रीका के बारे में सही है? आपको बताना है ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से ऐसा कौन सा कथन है जो कि अफ्रीका के बारे में बिल्कुल सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन है आपका अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, जबकि दूसरा ऑप्शन है यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत तथा मकर रेखाएं गुजरती हैं। इसके बाद में आपका ऑप्शन नंबर जो 3 है वह है गोबी मरुस्थल इस महाद्वीप में स्थित है, जबकि ऑप्शन नंबर 4 है इसके पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे एशिया से अलग करता है। तो इनमें से जो अफ्रीका के बारे में सही बात है, यानी कि जो सही कथन है वह सिर्फ यही है कि यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर के कर्क, विषुवत और मकर रेखाएं गुजरती हैं। हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। इसके दक्षिण में स्थित है, जबकि दूसरा ऑप्शन है इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, जबकि तीसरा ऑप्शन है यहाँ कोयला एवं लौह अयस्क जैसे खनिजों की प्रचुरता है, कि चौथा ऑप्शन है इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा नदियाँ मौजूद हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 के लिए जो आपका सही आंसर रहने वाला है वह है आपका इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा नदी मौजूद हैं। यही आपका गलत है, क्योंकि हमें पता है कि पश्चिम की तरफ कृष्णा और
महानदी नहीं बहती, यहाँ पर बहती है गोदावरी नदी, इसीलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाएगा। और जो गलत है वही सही है, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा गया है, इसीलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, इसको पढ़िए और इसका आंसर बताइए क्या सही रहने वाला है। आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन, क्योंकि पिछले आपके 8 से 10 सालों के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। क्वेश्चन वो कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में कई बार बने हैं, ना कि एक बार। तो इस क्वेश्चन का सभी लोगों को आंसर करना था। क्वेश्चन है, भारत में अपील प्रणाली या पौनवार्षिक प्रणाली किसे कहा जाता है? फटाफट सभी लोग बताइए। पहला ऑप्शन है न्यायिक सेवा में आवेदन का प्रावधान, दूसरा ऑप्शन है न्यायालय के आदेश के खिलाफ संसद में अपील का प्रावधान, जबकि तीसरा ऑप्शन है राज्य कार्यपालिका प्रमुख का सर्वोच्च अपील प्राधिकारी के रूप में कार्यरत होने का प्रावधान, जबकि चौथा ऑप्शन है निचले न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारत में अपील प्रणाली का पुनर्वार्षिक प्रणाली किसे कहा जाता है। इस क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है। निचली न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का जो प्रावधान है, इसको हम बोलते हैं पुनर्वादिक प्रणाली। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। नदियों के हाथ में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया, जबकि तीसरा ऑप्शन है जनता की निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता, की चौथा ऑप्शन है जनता को मतदान का अधिकार। तो इन चारों में से जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जनता की निर्णय निर्माण में प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता। ये आपका नहीं आता है प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता में, बाकी आपके ये तीनों आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। तो इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। लिखा है महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत, तो आपको बताना है इनमें से कौन ऑप्शन आता है। महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इन चारों में से जो आपका बिल्कुल सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। बाकी आपका ऑप्शन नंबर 1, 3 और 4 जो है ये तीनों गलत है यहाँ पर। उम्मीद है आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। हम लोग 20 क्वेश्चन अपनी क्लास में करते हैं। पिछली क्लास में भी हम लोगों ने 20 क्वेश्चन किए थे और आज भी 20 क्वेश्चन किए हैं। इस प्रकार से हम लोग 1000 वो क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं पिछले 10 सालों में। तो यहाँ से आपको आपके एग्जाम में कई क्वेश्चन मिल जाएंगे और यहीं से हो सकता है आपको सारे के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो हम लोग अपनी क्लासें कर रहे हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर आप लोगों को करना है और अपने साथी मित्रों के पास में शेयर भी करते रहना है। मिलेंगे अगली क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।